हाँ जी, स्टार्ट करें ब्रेक के बाद। कोई एक डाउट भी आया, प्लस शायद मैंने जाने अनजाने में एक वर्ड आपके साथ बोल दिया होगा, असेसी। पता नहीं, वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ पहली दो क्लास में। तो एक डाउट आया, व्हाट इज असेसी। तो चिंता मत करो, भी असेसी क्या होता है इस पहले चैप्टर के अंदर ही बताऊंगा। एक वर्ड अक्सर टैक्स के अंदर यूज किया जाता है, असेसी। ASSE असेसी का मतलब क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। जिसका भी डाउट है अभी चिंता मत करो, भी करेंगे पहले चैप्टर में ही। हाँ जी। तो अब ब्रेक से पहले हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इनकम टैक्स के सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से हैं। वी नो कौन कौन से सोर्सेज हैं। अब हमें शुरू कर, ये भी बता दिया मैंने आपको सिलेबस में क्या क्या है। अब हमें आगे डिस्कस करना है टैक्स को पढ़ना शुरू करना। और इनकम टैक्स के अंदर मैंने आपको पहली चीज बताई थी, इनकम टैक्स निकालने के लिए ऑब्वियसली दो चीजें हमें चाहिए। पहली चीज आपको इनकम निकालनी आनी चाहिए, और दूसरी चीज अगर इनकम निकालनी आ गई तो इनकम टैक्स निकालना आना चाहिए। अब इनकम टैक्स निकालना मैं आज वाली क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा, पहले इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। इनकम के बारे में कोई भी टैक्स होगा ना, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो पुराने जमाने में वैट एक्साइज ड्यूटी था, या आज के जमाने में कस्टम ड्यूटी है। टैक्स की हमेशा दो स्टेजेस होती हैं, एक होता है लेवी ऑफ टैक्स और एक होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स। पहले तो ये समझो इन दोनों में फर्क क्या होता है। What do you mean by levy of tax and what is collection of tax? Levy का मतलब होता है किसी भी टैक्स की लाइबिलिटी पहली बार अराइज होना। अगर आपकी किसी भी टैक्स के अंदर, टैक्सेशन लॉ के अंदर पहली बार लाइबिलिटी आती है, यानी वो टैक्स अट्रैक्ट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लेवी। लेवी आने के लिए यूजुअली जो टैक्सेबल इवेंट होता है ना, उसका होना जरूरी होता है। जैसे कि आप बिना लेवी का सेक्शन पढ़े, इनकम टैक्स एक्ट में लेवी का सेक्शन कौन सा अभी पढ़ाऊंगा, बट उस सेक्शन को बिना पढ़े आप बोल सकते हो उस सेक्शन में क्या लिखा होगा, इनकम टैक्स का लेवी यानी इनकम टैक्स की प्राइमरली जो लाइबिलिटी आई है वो किस पर रख रखी होगी, इनकम पे रख रखी होगी। मगर साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो पहले तो हर टैक्स के अंदर लेवी की कंडीशन होती है। जब आप जीएसटी पढ़ोगे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जीएसटी का लेवी क्या क्या कंडीशन होने पे होता है, और एक बार जीएसटी या इनकम टैक्स का लेवी आ गया टैक्सेबल इवेंट होने पे, अगली चीज आती है उसकी कलेक्शन। कलेक्शन मतलब किस रेट पे लेना है, किससे लेना है, कब लेना है, मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है, एनुअली लेना है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, कलेक्शन के अंदर आ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी चीज के ऊपर लेवी नहीं आया, क्या उसकी कलेक्शन हो सकती है, नहीं। तो अगर आप एक आम भाषा में सुनते हो कि इस चीज के ऊपर टैक्स लगता है, इस चीज पर टैक्स नहीं लगता, जिस चीज पर टैक्स नहीं लगता आम भाषा में लोग कहते हैं ये इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है, ये जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, मगर वो आम जनता है। आपको मैंने कल ही बोल दिया था, आप क्या बन गए हो, टैक्स के स्टूडेंट बन गए हो। हमारे लिए टैक्स ना लगने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, टैक्स इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि टैक्स का लेवी नहीं आया, और दूसरा कारण हो सकता है टैक्स का लेवी तो आया, मगर क्या कलेक्शन करते समय टैक्स माफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कलेक्शन में हम रेट बताएंगे ना, तो एक चीज के ऊपर अगर लेवी आ गया जीएसटी का या लेवी आ गया इनकम टैक्स का, तो सरकार क्या उसको माफ कर सकती है, यस माफ करने का कारण क्या होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं, मान लो जीएसटी की बात करूं, वो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज सोसाइटी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सरकार को लगा इस पे जीएसटी का लेवी भी आ गया तो भी क्या कर देना चाहिए, इस पे जीएसटी माफ कर देना चाहिए। सिमिलरली इनकम टैक्स में किसी इनकम पे इनकम टैक्स का लेवी आ गया, मगर सरकार को लगा इस इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लेते, नहीं तो लोग ना ये इनकम कमाना बंद कर देंगे, तो इस सेक्टर को, जिस सेक्टर से ये इनकम आ रही है उस सेक्टर को नुकसान होगा। तो सरकार कई बार क्या करेगी, उस इनकम को, ऑल्दो उसमें इनकम टैक्स का लेवी हो गया, बट उसे क्या कर देगी, माफ। इस माफ करने को हम लीगली बोलते हैं एग्जेम्पशन। जब भी आप सुनोगे इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया, जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया, इसके लिए एग्जेम्पशन आ गई, सबसे पहले समझ जाना एग्जेम्पशन का मतलब क्या है। एग्जेम्पशन का मतलब यह है उस पर्टिकुलर चीज पर, इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं, जीएसटी को छोड़ो, इनकम अगर आपने बोल दिया ये इनकम हमारी एग्जेम्प्ट है, इसके लिए मैंने एग्जेम्पशन ले आया, यानी उस इनकम पे लेवी तो आया है, मगर लेवी आने के बावजूद हमने उस पर क्या कर दिया है, टैक्स माफ कर दिया, टैक्स क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग विद वो सेक्शन जो इनकम टैक्स का लेवी देता है। देखते हैं लेवी के अंदर क्या क्या चीजें एक्सक्लूड हो रही हैं। जो चीजें लेवी में एक्सक्लूड हो गई बात ही खत्म, लेवी से बाहर हो गई तो टैक्स आएगा ही नहीं। और जो चीज लेवी में आ गई, जिन पे इनकम टैक्स हो गया मगर उन पे एग्जेम्पशन दे दी, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। कौन सी चीजें इन पे इनकम टैक्स आ गया है मगर
उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। लेवी का सेक्शन सबसे पहला सेक्शन होता है जब आप कोई ना कोई टैक्स पढ़ते हो। अगर आप जीएसटी एक्ट खोल रहे हो, जब जिंदगी में पहली बार मैंने जीएसटी एक्ट पढ़ना शुरू किया होगा, मैंने आपको बताया कि जब मैं पढ़ रहा था तब तो मैंने एक्साइज ड्यूटी पढ़ी थी, तब तो मैंने कस्टम ड्यूटी पढ़ी थी, तब तो मैंने सर्विस टैक्स पढ़ा था। जैसी सीए फाइनल हुई उसके थोड़े समय बाद क्या आ गया, जीएसटी आ गया। तो पहली बार जब जीएसटी उठाया था मैंने सबसे पहले उसके अंदर कौन सा सेक्शन ढूंढना होगा, लेवी वाला। और जीएसटी का लेवी वाला सेक्शन, जिन बच्चों ने जीएसटी पढ़ लिया उन्हें याद होगा, सेक्शन 9 होता है। 9th सेक्शन जाकर उन्होंने किसका बनाया है, लेवी का। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स को लेवी करने वाला सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 वो पहला सेक्शन है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बताएगा इनकम टैक्स का लेवी आने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई है। और अगर लेवी आ गया फिर आप आगे बढ़ोगे। तो पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस रीड सेक्शन नंबर 4। आ जाओ, लेवी ऑफ इनकम टैक्स, पेज नंबर 4 पे आ जाइए। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट इनकम टैक्स फॉर एनी असेसमेंट ईयर, पहला वर्ड इनकम टैक्स फॉर एनी असेसमेंट ईयर। यहां से इस पहले सेक्शन से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लग गया होगा। टैक्स, जीएसटी की बात करूं, जीएसटी कुछ लोगों को मंथली पे करना होता है, कुछ लोगों को क्वार्टरली पे करना होता है। इनकम टैक्स पहले वर्ड से पता लग रहा है, इनकम टैक्स कैसे पे करना होता है, एनुअली। ऑल्दो बाद में मैं इस बात से थोड़ा सा पलटूंगा, मगर अभी पहली बार लेवी पढ़ के क्या लग रहा है, इनकम टैक्स फॉर अ असेसमेंट ईयर शैल बी लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। दो वर्ड आ गए। अभी तक ईयर हमारे लिए ईयर होता था, आप हद से हद अकाउंट्स में क्या बोल देते हो, फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज कर लेते हो। दो तरह के ईयर सुने हुए आज तक आपने, कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर वाला, और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च वाला। इनकम टैक्स ने दो नए वर्ड निकाले जो कि हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, प्रीवियस ईयर और तो ये प्रीवियस ईयर क्या है, ये असेसमेंट ईयर क्या है, ये पहली चीज होगी समझने वाली। दूसरी चीज, इनकम टैक्स का लेवी किसके ऊपर आ रहा है, टोटल इनकम। तो ये टोटल इनकम क्या होती है वो आज ही वाली क्लास में डिस्कस करते हैं, टोटल इनकम पे आएगा। और तीसरी चीज, ऑफ एवरी पर्सन। तो अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, मैं आपको बोलूं सिंपल भाषा में, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इनकम टैक्स का लेवी हो जाएगा। पहली बात, जिसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं वो कौन है, पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, ये सेक्शन 2 में डिफाइंड है। दूसरी चीज, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, टोटल इनकम। क्या टोटल इनकम डिफाइंड है, यस, अभी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन उसकी। और तीसरी चीज, वो टोटल इनकम कौन से साल की होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर, और टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में। तो ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या भला है, ये तीसरी चीज है। अगर ये तीनों चीजों को हम समझ लें तो हमें एटलीस्ट लेवी तो समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके लेवी की बात करते हैं। साथ साथ सेक्शन 4 क्या बोलता है, द टैक्स सो लेविड, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो टैक्स लेवी हो गया, इट शैल बी कलेक्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एट द रेट्स इन फोर्स फॉर द असेसमेंट ईयर। उसने कहा अगर लेवी हो गया, कलेक्शन प्रिस्क्राइब कर देंगे। प्रिस्क्राइब मतलब कुछ चीजें एक्ट में प्रिस्क्राइब होंगी और बाकी जगह कहां प्रिस्क्राइब करेंगे, रूल्स में। मगर कलेक्शन पहली चीज है या लेवी पहली चीज है, लेवी। जब तक लेवी नहीं आया तब तक कलेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं। जिस चीज पे लेवी नहीं आया बात ही खत्म हो जाएगी। और लेवी के लिए तीन कंडीशन जरूरी है, एक बार जल्दी से बोल दो, टोटल इनकम, पर्सन होना जरूरी है, और तीसरी चीज असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जानना हमें जरूरी है। अच्छा, अभी लेवी के बारे में सोचते हैं। अब लेवी मान लो मैंने सेक्शन 4 में कर लिया, मैं पर्सन भी हूं, मेरी टोटल इनकम की भी मैंने जो कमाया रिसीव किया आपसे वो टोटल इनकम की डेफिनेशन में भी कवर हो रहा है, और मैंने प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना है, ठीक है जी। मगर क्या अभी भी सरकार मुझे एग्जेम्पशन दे सकती है, यस। तो जिन चीजों पे लेवी आ गया उन पे एग्जेम्पशन देने के लिए एक सेक्शन बना रखा है, सेक्शन 10। इनकम टैक्स में मेनली जितनी भी एग्जेम्पशंस है वो कौन से सेक्शन में दे रखी हैं, सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन 10 में यदि किसी इनकम का जिक्र है तो वो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या है, वो इनकम सरकार क्या कर रही है, एग्जेम्प्ट। और सिंपल भाषा में बोलूं, देसी भाषा में बोलूं, सरकार उसके ऊपर इनकम टैक्स का लेवी होने के बावजूद उसको क्या कर रही है, टैक्स से माफ कर रही है, टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रही है। सेक्शन 10 के अंदर मुझे जल्दी से बताओ सब सेक्शन होंगे या क्लॉज होंगे। ब्रेक से पहले मैंने अच्छे से बात कर दी थी सब सेक्शन क्लॉज की। सब सेक्शन होंगे या क्लॉज होंगे? क्या सेक्शन 10 के अंदर वो सेम ही चीजों की बातें करेगा या अलग अलग इनकम की बातें करेगा? अलग अलग। जो भी इनकम ने एग्जेम्प्ट करनी है वो सेक्शन 10 में डालेंगे। तो 10 के अंदर 10(1) किसी और की बात कर रहा होगा, 10(2) किसी और की बात, तो 10 सेक्शन के अंदर बिना क्लॉज वर्ड यूज करना। इसलिए मैंने कहा था जरूरी नहीं है सिर्फ डेफिनेशन वाला सेक्शन ही क्लॉज वर्ड यूज करे, कोई भी सेक्शन यहां डिफरेंट हो। 10 क्लॉज 1, 10 क्लॉज 2, 10 क्लॉज 3। और अगला जवाब देने वाला बच्चा ध्यान से बताए मुझे,
सोच के बताना है, अगर आप जवाब दे पाओ इसका मतलब आप सोच भी रहे हो। 10 क्लॉज 1 गेस करो, 10 क्लॉज 1 मैं नहीं बताऊंगा, आप गेस करो। एग्रीकल्चर इनकम। 10 क्लॉज 1 में सबसे पहले किसको एग्जेम्प्ट करना है अपने को? एग्रीकल्चर इनकम। और सबसे पहले क्यों करना है? क्योंकि उसके ऊपर हम टैक्स लगा ही नहीं सकते। आइडियली स्पीकिंग तो इनको सेक्शन 4 में ही बाहर कर देना चाहिए था। हाँ तो वही मैं बता रहा हूं ना, वही तो मैंने एक लाइन बोली, आइडियली स्पीकिंग तो इनको सेक्शन 4 के अंदर ही लिख देना चाहिए था, ऑन टोटल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि उस पर चाहकर भी टैक्स नहीं लगा सकते। जीएसटी में जो चीजें बोली ना मैंने, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल पे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे, डीजल पे, जिन चीजों पे कॉन्स्टिट्यूशन ने जीएसटी लगाने की पावर नहीं दी, उनको जीएसटी में बड़े समझदारी से लॉ बनाया, उनको लेवी से ही बाहर कर दिया। मगर इनकम टैक्स क्योंकि 1961 में बना था, उस समय लॉ मेकिंग इतनी अकल नहीं थी, इतनी तरीका नहीं था लॉ बनाने का, तो उन्होंने लेवी लगाते समय क्या किया? टोटल इनकम में ऐड कर, मतलब टोटल इनकम पे लगा दिया। टोटल इनकम में क्या एग्रीकल्चर इनकम पे भी लेवी आ गया? यस। बट उन्होंने कहा एग्रीकल्चर इनकम को गलती से टच भी कर दिया तो हमारा एक्ट क्या बन जाएगा? अल्ट्रा वायस दी कॉन्स्टिट्यूशन, टू बी स्पेसिफिक अल्ट्रा वायस एंट्री नंबर 82। तो उन्होंने सबसे पहले कहा किसको एग्जाम करते हैं 10(1) में? एग्रीकल्चर इनकम को। अच्छा सर अभी भी मजा नहीं आ रहा है, लेवी से क्यों नहीं किया? तो अभी रुक जाओ, आपका एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर बनेगा एग्रीकल्चर इनकम का। सर जो चीज एग्जाम्प्ट है उसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है, क्या पता है हमें? एक इंसान जमीन से, खेत से उगा के बेचता है, वो आप सोच सकते हो एग्रीकल्चर है। एक इंसान डेयरी फार्मिंग का काम करता है, गाय भैंस पालता है और दूध बेचता है, क्या वो एग्रीकल्चर है? अगर आप कह रहे हो नो, तो लेट मी टेल यू, जीएसटी जिन बच्चों ने पढ़ लिया, जीएसटी में वो एग्रीकल्चर है, मगर इनकम टैक्स में सोचना पड़ेगा। सिमिलरली एक इंसान मछली पकड़ता है, मछली बेचता है, तो क्या वो एग्रीकल्चर है? सोचना पड़ेगा। एक इंसान पीछे से सब्जी खरीद के सब्जी बेचता है, तो क्या वो एग्रीकल्चर है? सोचना पड़ेगा। एक इंसान सिर्फ अपनी जमीन किराए पे दे देता है, कोई और इंसान उस पर खेती करता है और बदले में उससे वो इन काइंड रेंट लेता है, तो क्या वो एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर चैप्टर क्यों बनाया हमने? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्प्ट कर रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन होगी। और दूसरी चीज, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कुछ खास बात आएगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा आज से कुछ क्लासेस बाद कि हमने इसको लेवी से बाहर क्यों नहीं किया, हमने इसको एग्जाम्प्ट क्यों किया। पहले अभी के लिए आपको पता लग गया एग्रीकल्चर इनकम पे लेवी है, मगर सबसे पहले 10 क्लॉज 1 में हमने क्या कर दिया? उसे एग्जाम्प्ट कर दिया। तो एक एग्जाम्पशन तो आज ही हमारी हो गई, ठीक है जी, लॉजिकली हमने समझ ली। अब जरा लेवी की बात करते हैं। लेवी के लिए 3 कंडीशन थी, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पहली बात, आप पर्सन होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी टोटल इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी? प्रीवियस ईयर की इनकम, मगर टैक्स कब पे करना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर में। पहले बात करते हैं इसकी इनकम। इनकम टैक्स का लेवी टोटल इनकम पे आ रहा है, यानी कि अनडाउटेडली सेक्शन 4 के हिसाब से टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम। तो अगला सवाल है व्हाट इज इनकम। अगर ये व्हाट इज इनकम पता लग जाए, बात ही खत्म, आज ही क्लास खत्म हो जाएगी हमारी। इनकम, अच्छा क्या लग रहा है, जो टैक्सेबल इवेंट होता होगा किसी के भी अंदर, एक्साइज एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चर टैक्सेबल इवेंट होता है, वैट के अंदर क्या होता है? सेल, इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर क्या होता है? इंपोर्ट, जीएसटी के अंदर क्या होता है? सप्लाई, और इनकम टैक्स के अंदर क्या है? इनकम। ये जो टैक्सेबल इवेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उस एक्ट के लिए, क्या वो डिफाइंड होता होगा या वो अनडिफाइंड होता होगा? डिफाइंड। डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होती है, जल्दी से बताओ? सेक्शन नंबर 2। तो 2 क्लॉज समथिंग में है, क्लॉज नंबर सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 2 बहुत है। कुछ जगहों पे अगर क्लॉज नंबर याद रखवाना होगा तो मैं बता दूंगा, इसका क्लॉज नंबर याद रख लेना। इनकम का क्लॉज नंबर याद वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट बार बार कर करके जिक्र आता रहेगा। 2 क्लॉज 24 का, 2 क्लॉज 24, ठीक है जी। तो इसमें इनकम को डिफाइन किया हमने। अब इनकम को ना, या किसी भी चीज को सेक्शन 2 में डिफाइन करना है, किसी भी एक्ट के अंदर, डेफिनेशन आपने देखी होगी, कुछ चीजें होती हैं। मान लो इनकम होती है, इनकम ऐसा भी शुरू हो सकता है, इनकम मींस, और ऐसे भी कोई वर्ड शुरू हो सकता है, इनकम इंक्लूड्स। आप क्योंकि बेयर एक्ट नहीं पढ़ते, आपको इंटरप्रिटेशन पढ़ाई जाती है इस लेवल पे, तो फाउंडेशन में आपने शायद ये चीज देखी नहीं होगी, बट कभी भी कभी आप बेयर एक्ट खोल लो, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोल के देख लेना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, कंपनीज एक्ट खोल के देख लेना गूगल पे करके। कुछ डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट होती हैं, कुछ इससे स्टार्ट होती हैं इंक्लूड। दोनों में फर्क क्या होता है? किसी भी लॉ की बात कर रहा हूं, अभी इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेफिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन्स वर्सेज अ डेफिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्लूड्स? मींस वाली डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन।
और इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन को हम नाम रखते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? मींस में हमने जो बोल दिया सिर्फ वही इनकम है, उसके अलावा कोई नहीं है। यानी अगर किसी भी डेफिनेशन को हमने मींस में डिफाइन कर दिया, पर्सन मींस, असेसी मींस, इनकम मींस, टैक्स मींस, गुड्स मींस, सर्विसेज मींस, कोई भी वर्ड डिफाइन कर रहे हो, मींस में अगर मैंने डिफाइन कर दिया तो उसका दायरा लिमिटेड कर दिया। अब उस डेफिनेशन में मैं 5 पॉइंट लिखूं, 10 पॉइंट लिखूं, अगर उस पॉइंट में कोई फॉल कर रहा है, उस डेफिनेशन में कोई फॉल कर रहा है, तो वो उस डेफिनेशन में आ रहा है, अदरवाइज कोई स्कोप नहीं है उस डेफिनेशन में आने का। मगर ये जो डेफिनेशन होती है ना इंक्लूसिव, ये पता क्या बोलती है? इनकम इंक्लूड्स, मतलब जो चीजें हम बोल रहे हैं वो तो अनडाउटेडली क्या है, इनकम है ही है, मगर जो चीजें मैंने डेफिनेशन में नहीं लिखी, क्या वो भी इनकम हो सकती है या नहीं हो सकती? यस। मतलब यहां पर डेफिनेशन का दायरा ओपन एंडेड है। इनकम को मैं पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर रहा, मैं इनकम को ओपन एंडेड छोड़ रहा हूं कि ये 15 चीजें, ये 20 चीजें, ये 25 चीजें जो मैंने इस डेफिनेशन में लिख दी, वहां तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो इनकम है। इसके अलावा इनकम का जो जनरल मीनिंग है, एक वर्ड यूज होता है कॉमन पार्लेंस। कॉमन पार्लेंस मतलब आम भाषा में जो जिस चीज को इनकम माना जाता है वो भी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी? इनकम रहेगी। तो अगर आपने बोल दिया गुड्स इंक्लूड्स, 5 चीजें लिख दी, तो वो 5 चीजें तो गुड्स ही हैं, प्लस आम भाषा में जो गुड्स का मतलब होता है वो भी क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट गुड्स रहेगा। अब आपको गेस करना है इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट ने मींस वाली दी होगी या इंक्लूड्स वाली दी होगी? एक चीज याद रख लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हर जगह काम आएगा, टैक्स का दूसरा नाम है लालच। और आपको मैंने कहा था मैं आपको सिचुएशन बना के दूंगा और आपको टैक्स लॉ मेकर के हिसाब से सोचना है। जब आप लॉ मेकर के हिसाब से सोचोगे, एक चीज दिमाग में घूमनी चाहिए, लालच। किसी तरह इन आम जनता को पकड़ के इसको इनका खून चूसना है हमें, और बस वो लालच दिमाग में है तो आप लॉ मेकर बन गए, बस यही चीज है और कुछ नहीं। तो आपको हमेशा वो करना है जहां पे लॉ का फायदा हो रहा है, लॉ मेकर रहते हुए। कुछ एक जगह पर एक थोड़ी जगह पे एक्सेप्शन भी आएगी जहां पे टैक्स पेयर को फायदा देंगे, बट प्राइमरली किसी सेक्शन को लॉ मेकर्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिपार्टमेंट के लिए क्या फायदा है? इनकम की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव रखना या इंक्लूसिव रखना? एग्जॉस्टिव रखेंगे तो क्या होगा, उस डेफिनेशन, मेरे लिए बड़ा आसान तरीका है लेवी से बाहर निकलना, कि उस डेफिनेशन में जो चीज है मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा छोड़ो रिटर्न, छोड़ा इनकम टैक्स का रेट, मैं तो ये प्रूव करने लग जाऊंगा जो मुझे पैसे मिले हैं तुमसे वो इस डेफिनेशन में नहीं आ रहे। बट उन्होंने जानबूझ के उस डेफिनेशन को क्या कर दिया? इंक्लूसिव। अब मैं कह रहा हूं मैं इस डेफिनेशन में नहीं आ रहा, वो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस डेफिनेशन में नहीं भी आ रहे तो इनकम का जनरल मतलब के हिसाब से अगर आपकी वो इनकम है तो तब बाय डिफॉल्ट हम क्या कर देंगे? उस पर इनकम टैक्स लगा देंगे। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सब लोग अलग अलग तरीके से इनकम कमा सकते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नए नए बिजनेस मॉडल बन रहे हैं, हर इंसान अलग अलग वे में कमा रहा है। क्या आपने आज से 10 साल पहले सोचा था कि आप YouTube नाम की किसी वेबसाइट पे जाओगे, वीडियो बनाओगे और नीचे आपको सुपर चैट आएंगी, लोग आप पे चिल्लड़ फेंकेंगे? यही होता है ना, वो लोग, एक बंदा गेम खेल रहा है, और पहली बात तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, एक बंदा गेम खेल रहा है, अगर मुझे तो बड़ा बकवास कॉन्सेप्ट लगा, फिर मुझे पता लगा ये चलता भी है। एक बंदा गेम खेल रहा है, मान लो कोई गेमिंग यूट्यूब चैनल, और नीचे उसको 20,000 लोग देख रहे हैं, 50,000 लोग देख रहे हैं, और कुछ केसेस में तो लाखों लोग देख रहे हैं। मैं तो एक कॉन्सेप्ट को ही हजम नहीं कर पाया। पहली बात तो मुझे लगा कोई मजाक है, फिर मुझे पता लगा, ये 2020 के आसपास मुझे पता लगा कि ये गेमिंग चैनल नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है जी। अब उसके अंदर भी मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा, लोग सुपर चैट भेजते हैं, और सुपर चैट 1,000 रुपए, जिनको नहीं पता मैं बताता हूं, 1,000, 2,000, 5,000 की बात नहीं चल रही, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। और वो भी क्या कर रहा है? गेम खेलते, थैंक यू भाई 30 रुपए के लिए, थैंक यू भाई। क्या कर रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा मुझे, चल क्या रहा है ये? मतलब ये तो पुराने जमाने में वो हो गया, बहुत पुराने ना, घर घर गली गली जाके ना एक बंदर को नचाते थे, मदारी सबसे पैसे इकट्ठा करता था, ये तो वही बंदर नाच चल रहा है यहाँ पर। लोग 20 रुपए फेंक रहे हैं, 30 रुपए फेंक रहे हैं, वाह वाह वाह, तूने एक प्लेयर मार दिया, चल 50 रुपए मेरी तरफ से और रख ले। और लोग, अच्छा ये कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे आप, कभी ऐसा होगा एक दिन आप गेम खेलोगे और लोग आपको 50-50 रुपए देंगे गेम देखने के आपके। अब ये कहीं पर भी जो लॉ मेकर थे 1961 वाले, उन्होंने 2 clause 24 में इमेजिन किया होगा बनाते समय कि एक दिन ऐसा भी आएगा? नहीं, उनको नहीं पता था एक दिन ऐसा आएगा। बट ये जो सुपर चैट से पैसे कमा रहा है वो यूट्यूबर, क्या इसको अलग से इनकम में लिखने की जरूरत है, या ये इंप्लाइडली इनकम है ही है? तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डेफिनेशन। इफ यू कीप अ डेफिनेशन इंक्लूसिव, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो जाता है, ये आपका दायरा बढ़ जाता है। मगर इससे एक नुकसान भी होता है, इससे डिस्प्यूट भी बढ़ जाते हैं।
अब लड़ाई भी बढ़ जाएगी, अपील्स भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑफिसर कहेगा इनकम है, हर चीज इनकम है, हर जो पैसे मैंने रिसीव किए इनकम है, मैं कहूंगा नहीं ये इनकम नहीं है। और इनकम है या नहीं है, इसके लिए डेफिनेशन की जगह कॉमन पार्लेंस, आम भाषा में इनकम देखना पड़ेगा। तो इट बिकम्स मोर डिस्प्यूटेड बट इट एनलार्ज द स्कोप। और मजे की बात क्या, जितने भी एक्ट है ना, जहां जहां टैक्सेबल इवेंट है, हर टैक्सेबल इवेंट इंक्लूसिव है। जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव, एक्साइज खत्म हो गया, अभी भी लगता है कुछ चीजों पे, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन इंक्लूसिव, सेल की डेफिनेशन इंक्लूसिव। हर जगह आज तक जो टैक्सेबल इवेंट की उन्होंने डेफिनेशन बनाई है, वो जान के क्या बनाई है, इंक्लूसिव, ताकि हम दायरा हमेशा क्या रखें, बड़ा रखें। तो अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला क्या इनकम डिफाइंड है, 2 क्लॉज 24 में डिफाइंड है, बट इस डेफिनेशन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली हमारे सिलेबस के साथ साथ कवर हो जाएगी, जहां पे इसका जिक्र करना होगा कर लेंगे। अभी इसके अंदर 20-25 पॉइंट अगर हम पढ़ भी लें, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अगला सवाल है, सर कैसे पता करें कि कोई इनकम है या नहीं है? तो इनकम से मिलता जुलता बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है रिसीट्स का। क्या इनकम और रिसीट एक ही तरह की चीजें होती हैं? नहीं। रिसीट मतलब जो पैसे आ रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें से खर्चे लेस होंगे, उसके बाद क्या बनती है, इनकम। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मेरा नाम ले लो वाली सुपर चैट। अच्छा ऐसे भी करता है क्या कोई, मैं 20 रुपए दे के मेरा नाम ले लो? यार मेरे को कोई क्यों नहीं देता यार, मैं भी लाइव सेशन करता हूँ। ये क्या ऑन कैसे करते हैं सुपर चैट, मुझे सिखा दो कोई है। तो उनको अच्छा लग रहा है, वो 25 मतलब एक वो फेमस है ना कैरी मिनाटी नाम का एक गेमर वेमर, उसको अच्छा लग रहा है, वो करोड़पति आदमी, वो 25-25 रुपए ले रहा है, हम भी ले लेंगे। मैं मिनिमम अमाउंट ही रख दूंगा 2.5 लाख रुपए देने हैं तो दो सीधा। अच्छा इसी बहाने कम से कम कोई जो फ्री की क्वेरी में यूट्यूब पे ले रहा हो तुम, पैसे ही आ जाएंगे। जिसकी क्वेरी 50 रुपए वाली होगी उसको जल्दी दे दूंगा, जिसकी 25 वाली होगी उसका जवाब बाद में दूंगा, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, रिसीट्स दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी तरह की होती हैं? एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स और एक होती है कैपिटल रिसीट्स। 11वीं क्लास से पढ़ते पढ़ते बाल झड़ने लग गए, आपको पता लग गया होगा रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और कैपिटल रिसीट्स। अच्छा कैसे पता करते हो कोई रिसीट रेवेन्यू है या कैपिटल इन नेचर है? मनी इन्वॉल्व, वो कह रहे हैं टाइम इन्वॉल्व। मेन चीज, मेन क्राइटेरिया क्या होता है, जो रिसीट रेकरिंग नेचर की होती है आमतौर पे उसे हम क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू। जो आमतौर पे नॉन रेकरिंग नेचर की होती है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी के पास नौकरी करता हूं, हर महीने मुझे सैलरी आती है, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। मैं हर बैच में पढ़ाता हूं, मुझे फीस आती है, रेवेन्यू या नॉन रेवेन्यू? मतलब एक ही बार मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, कोचिंग फीस आ रही है मुझे, सारी कैपिटल रिसीट होगी या रेवेन्यू रिसीट होगी? रेवेन्यू। मेरा फुल टाइम बिजनेस है, मेरी रेकरिंग रिसीट है। एक बच्चे से एक बार आ रही है, बट मैं एक बच्चे से अपना घर नहीं चला सकता ना, मैं तो कंटिन्यूसली वो एक्टिविटी कर रहा हूं और कंटिन्यूसली वो मुझे इनकम आ रही है, ठीक है जी। सिमिलरली आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया किसी जगह पर और आपको हर क्वार्टर इंटरेस्ट आता है, एफडी पे हर क्वार्टर इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, रेवेन्यू। आपने किसी कंपनी के डिविडेंड में इन्वेस्ट किया, वहां से डिविडेंड आया, हर साल या हर 2 साल 3 साल बाद वो डिविडेंड दे देते हैं, तो और आपने बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो भी क्या बन सकती है, रेवेन्यू। मतलब आमतौर पे कोई रेकरिंग नेचर की रिसीट है, जिससे जो आपके कहीं ना कहीं रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है उसे हम रेकरिंग रेवेन्यू बोल देते हैं। कैपिटल का एग्जांपल लेते हैं, मुझे किसी ने आकर बोला कि आप ऐसा करो, आप लक्ष्मी नगर में टैक्स मत पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों ना पढ़ाऊं, मेरा तो फंडामेंटल राइट है। उसने कहा ये पकड़ो 5 करोड़ रुपए, दिख मत जाना। मैंने कहा 5 करोड़ रखो, मैं नहीं दिखूंगा। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते थे ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नल एंड वॉइड होते हैं या वॉइडेबल होते हैं? जितना मुझे आता है ना तुम्हें भी उतना ही आता है, वैसे सही बताओ। फर्क ये है मुझे 10-12 साल हो गए पढ़े, तुम्हें अभी 10-12 दिन हुए हैं, थोड़े दिन पहले तक तो फाउंडेशन में थे तुम, तो आता हम दोनों को एक जितना ही है, सही बताऊं तो। चलो वॉइडेबल होते हैं, वर्ड अपने को क्या लेने देना, बट इतना याद है कि एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वो मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम टैक्स नहीं पढ़ाओगे, अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल इन लॉ नहीं होता, बट वो ये जरूर कह सकता है कि तुम लक्ष्मी नगर में टैक्स नहीं पढ़ाओगे, और अगर ऐसा एग्रीमेंट होगा तो वो इन्फोर्सेबल होगा। आई होप इतना आपको आता होगा। तो उसने बोला लक्ष्मी नगर मत पढ़ाओ, 5 करोड़ रुपए ले लो। मैंने कहा ठीक है, हम अपना यहां से बैकअप कर लेंगे, हम अगले मेट्रो स्टेशन चले जाएंगे, प्रीत विहार चले जाएंगे, हम वहां पढ़ा लेंगे, ठीक है जी। तो मैंने 5 करोड़ रुपए के उसको एक वादा कर दिया कि मैं तेरे साथ कंपटीशन नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये कॉपीराइट किसी का शेयर नहीं करूंगा। इन्हें नॉन शेयरिंग नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट बोलते हैं। अब बताओ ये 5 करोड़ रुपए रेवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटल नेचर के? पहली बात नॉन रिकरिंग है। दूसरी बात, ये कहीं ना मेरे से एक मेरी राइट छीन रहे हैं, तो राइट छीनने के बदले में जो पैसा मिल रहा है वो बाय डिफॉल्ट क्या लग रहा है, कैपिटल इन नेचर लग रहा है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, मैं किसी के पास जॉब करता हूं, हर महीने सैलरी आती है, रेवेन्यू रिसीट।
मगर एक क्लॉज होता है सारी जॉब के अंदर, नोटिस पीरियड, सुना है कभी? नोटिस पीरियड क्या होता है कि अगर तुमने मुझे निकालना है तो 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो मैं भी 3 महीने पहले नोटिस दूंगा। अच्छा, दोनों में से कोई भी पर्सन ब्रीच कर देता है, मतलब मैं बिना नोटिस दिए छोड़ के चला जाऊं या वो बिना नोटिस दिए मुझे निकाल दे, तो क्या होगा? एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन देगी, इमेजिन कर सकते हो आप। तो एक कंपनी ने मुझे 6 महीने का नोटिस पीरियड दे रखा था और वो 6 महीने का नोटिस पीरियड दिए बिना उन्होंने मुझे कहा कल से मत आना। मैंने कहा नहीं आऊंगा, कॉम्पनसेशन दे दो। उन्होंने मुझे 5 लाख की कॉम्पनसेशन दे दी, इस चीज के लिए थी कल से मत मुंह दिखाना। मैंने कहा ठीक है, तुमने नोटिस पीरियड नहीं दिया मेरे को, 5 लाख की कॉम्पनसेशन, रेवेन्यू या कैपिटल? मैं अपना राइट गिव अप कर रहा हूं नोटिस पीरियड को एनफोर्स कराने का, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? एक लमसम पेमेंट मिल रही है। तो वो आमतौर पे किस नेचर की हो जाएगी? कैपिटल नेचर की हो जाएगी। अच्छा, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा और मैं डिस्कस भी करने वाला था। आपका कोई फिक्स्ड एसेट है, फिक्स नेचर का एसेट है, लेट से आपने लैंड खरीद रखी है, वो लैंड आपने बेच दी, 2 करोड़ रुपए आ गए, कैपिटल नेचर की रिसीट है या रेवेन्यू नेचर की है? तो आमतौर पे आप इस तरह से यू कैन गो ऑन एंड ऑन, बट कई ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी कंफ्यूज करने वाली, जहां पर डिस्प्यूट हो सकता है ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो कौन सी रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कौन सी कैपिटल रिसीट्स हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकम टैक्स में इतनी लिटिगेशन हुई है कि देयर आर सो मेनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जिसने डिफाइन किया है किस रिसीट को रेवेन्यू मानना है और किस रिसीट को कैपिटल मानना है। कुछ यार्डस्टिक्स दिए हैं, कुछ ऐसे फीचर्स दिए हैं, चेकलिस्ट दी है जिनको चेक करके आप रेवेन्यू या कैपिटल बोलते हो। वो हमारे लेवल पे ना सिलेबस में है ना हम डिटेल में जाएंगे, बट हाँ धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको हर जगह जो भी नई इनकम के बारे में बताऊंगा तो हम सबसे पहली चीज यही डिस्कस करेंगे, क्या वो रेवेन्यू है, क्या वो कैपिटल है। अभी के लिए सिर्फ 2 यार्डस्टिक अपने दिमाग में रखो। अगर कोई चीज रेकरिंग होती है यूजुअली वो क्या होती है? रेवेन्यू। अगर कोई चीज नॉन रेकरिंग होती है यूजुअली वो क्या होती है? कैपिटल। ठीक है जी। सिमिलरली अगर किसी इनकम को, किसी रिसीट के बदले में आपने अपना कोई राइट गिव अप कर दिया, कुछ चीज को परमानेंटली गिव अप कर दिया, तो वो क्या होंगे? आमतौर पे कैपिटल। और अगर आप किसी चीज को परमानेंटली गिव अप नहीं कर रहे तो वो आमतौर पे क्या होगी? रेवेन्यू। ऐसे और बहुत सारे यार्डस्टिक्स हैं, बट अगेन सीए इंटर लेवल पे वो आपको लिटिगेशन के अंदर नहीं लेके जा रहे। तो सीए इंटर लेवल पे हमें याद रखना है 2 तरह की रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। अब रेवेन्यू रिसीट्स का एक फंडा याद रखो, बुक में लिखा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। यह फंडा हर जगह याद रखना है। और कैपिटल रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स आर नेवर टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली made taxable by any section। मैंने एक डिफॉल्ट रूल बता दिया जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो ये इनकम की लड़ाई है ना, कि मैं आपको इतना बोल दूं कि इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव है और बेकार है, तो आप कहोगे सिर्फ करने के आए हैं हम, इनकम ही अगर नहीं पढ़ रहे। तो एक पहले तो डिफॉल्ट रूल याद रखना। डिफॉल्ट रूल यह है कि अगर कोई रिसीट रेवेन्यू नेचर की है, बाय डिफॉल्ट वो टैक्सेबल है, अनलेस हमने उसे क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट। और अभी बताओ एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन नंबर 10 में। यानी अगर आपको कोई आपका क्लाइंट आए आपके पास और कहे मुझे ये अमाउंट मिला है, और वो अमाउंट सबसे पहले तो चेक करोगे वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। अगर वो रेवेन्यू नेचर का है फिर अगली चीज चेक करोगे क्या वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट तो नहीं है। अगर एग्जेम्प्ट है तो छोड़ देंगे, बट अगर 10 में एग्जेम्प्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कहां पर टैक्सेबल? बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वो टैक्सेबल। तभी मैंने बोला यूट्यूब से आने वाली सुपर चैट वाली इनकम जो है वो रेवेन्यू रिसीट है, सेक्शन 10 में कहीं पर एग्जेम्प्ट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल रिसीट्स आर नेवर टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल। जब तक एक कैपिटल रिसीट को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे लिख के, वो कैपिटल रिसीट कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी। मैंने जो 2 एग्जांपल दिए आपको, पहला एग्जांपल दिया कि मैंने किसी को वादा किया कि मैं टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा लक्ष्मी नगर में, और बदले में 5 करोड़ ले लिए। आप सबने एग्री किया कि वो क्या है? कैपिटल रिसीट। क्या ये 5 करोड़ मेरे हाथ में टैक्सेबल होएगी? अगर लॉ साइलेंट है, पूरे एक्ट में इसके बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है? नहीं। ये टैक्सेबल क्यों नहीं है? क्या मैं इसको एग्जेम्प्ट करूं, या ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही टैक्सेबल नहीं है? वैसे ही नहीं है, क्योंकि ये इनकम नहीं है, और जो चीज इनकम नहीं है उस पर लेवी ही नहीं है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर 5 करोड़ रुपए मुझे मिले, इसको एग्जेम्पशन के लिए ढूंढ रहे हो, दर दर घूम रहे हो कि सेक्शन 10 में कहां एग्जेम्प्ट है, नहीं लिखा होगा।
अगर मैं तो कह रहा हूं उल्टा ढूंढो, सेक्शन 10 छोड़ो, बाकी सेक्शन ढूंढो। अगर इसको कहीं लिख के टैक्सेबल नहीं किया तो बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नेचर ये बाय डिफॉल्ट क्या है, नॉट टैक्सेबल है, इस पे लेवी ही नहीं आया। सिमिलरली अगर जो मैंने दूसरा एग्जांपल क्या दिया, वो जॉब वाला एग्जांपल दिया, जो 5 लाख रुपए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिए ताकि मैं अपना नोटिस पीरियड वेव ऑफ कर दूं, तो अगर वो कहीं टैक्सेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। मगर आगे चल के बहुत सारे सेक्शंस आएंगे जो लिख के कुछ कैपिटल रिसीट्स को टैक्सेबल करवाएंगे। जो मैंने दोनों एग्जांपल आपको दिए उन दोनों को टैक्सेबल किया गया है इनकम टैक्स के किसी सेक्शन में। तो इनकम टैक्स वाले देखते रहते हैं ऐसे मार्केट के अंदर कौन सी कैपिटल रिसीट्स चल रही हैं, जहां पर उन्हें लगता है इस कैपिटल रिसीट को टैक्सेबल करना चाहिए तो वो सेक्शन में लिख देते हैं। जब तक स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता तब तक बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो नॉन टैक्सेबल। अब एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब आपसे मिलना चाहिए। ये हूं मैंने इस पर्सन से, मिस्टर बी नाम के पर्सन से एक लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। क्या ये लोन मेरे हाथ में इनकम है? क्या ये लोन मेरे हाथ में इनकम है? नहीं। पहला रीजन तो यह सर वापस देना है, इस वजह से नहीं बोला। दूसरा रीजन मैं कह रहा हूं ये एक कैपिटल रिसीट है और ये कैपिटल रिसीट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, मेरे हाथ में इनकम नहीं है। बट अगर हम किसी सेक्शन में किसी लोन को इनकम मनवा दें तो क्या ये इनकम बन सकती है? अगर किसी सेक्शन में कह दूं कि लोन लेना इनकम होती है तो क्या मानना पड़ेगा? यस। आगे जाकर एक सेक्शन आएगा जो कहेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी आपके हाथ में लोन भी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो इनकम टैक्स एक्ट के हाथ में बहुत पावर है, वो किसी कैपिटल रिसीट्स को भी इनकम बनवा सकते हैं। बट अगर इनकम टैक्स एक्ट साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट वो नॉट टैक्सेबल है। जबकि रेवेन्यू रिसीट में बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हमने डेफिनेशन इंक्लूसिव रखी है। तो कोई रेवेन्यू नेचर की रिसीट है वो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल है अनलेस एंड अनटिल हमने सेक्शन 10 में से क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर से आने वाली इनकम, मैं एक किसान हूं, मैं अपनी खेती करके वो एंड प्रोडक्ट बेचता हूं और उससे मुझे पैसे आते हैं, रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रेवेन्यू नेचर की रिसीट है। अगर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट ना होती तो बाय डिफॉल्ट क्या होती? और अभी मैं कह रहा हूं अगर कोई इनकम एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, उनमें से कोई अगर एग्रीकल्चर इनकम में फॉल नहीं कर रहा तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या हुआ, वो क्या बन जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है जी। तो सर इसका मतलब घूम फिर के डिस्कशन का क्रक्स ये निकला कि इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 24 में है, जो कि बेकार है क्योंकि वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है। और असली में इनकम हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। क्या इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ भी बोला है या बस यही एक्ट बना दिया ऐसी कि हर चीज देख लेंगे? कुछ किया है उसने, एक चीज किया है उसने, आपकी सारी इनकम्स को 5 हेड्स में डिवाइड कर दिया। आप जितनी भी पॉसिबल इनकम कमा सकते हो उसको 5 हेड्स बना दिए उसने, 5 कैटेगरीज बोल लो बट लीगली हम क्या बोलते हैं उसे, हेड्स। 5 हेड्स ऑफ इनकम बना दिए। अब दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सोचते हैं। आज आप सीए बन गए, क्या क्या ऑप्शंस है पार्टी करने के अलावा? मतलब अब सीरियस हो जाएगा, पहले 2-3 महीने तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अरे मैं सीए बन गया, कैसे बन गया, कैसे भागते फिरोगे तुम इधर उधर। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। सीए बनने के बाद ट्रेनिंग अटेंड कर, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, 2-3 महीने तो लग जाते हैं डाइजेस्ट करने में कि सीए बन चुके हैं। उसके बाद सोचते हैं जिंदगी में, अच्छा तब तक ना बड़े गुस्सा आता है उन लोगों पर जो उन दिनों पूछ रहे होते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। ये जितनी भी ट्रेनिंग होती है ना सीए फाइनल के अंदर होती है, जीएमसीएस वगैरह, मैंने भी करी थी, मैंने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है रेजिडेंशियल, 28 दिन वहीं रहकर आप ट्रेनिंग करते हो। मतलब मिनी स्प्लिट्सविला बना देते हैं उसको हम। ट्रेनिंग तो कहने की बात होती है, वो टास्क मिलते हैं रोज हमें, हम टास्क प्रिपेयर करते हैं, फिर बिचिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे की। बस वोटिंग नहीं होती, वोटिंग नहीं करनी होती, 28 दिन रह के आना होता है। तो 28 दिन के अंदर अंदर एक जो सेशन लगता था, जो भी फैकल्टी आता था, सबसे पहले आके पूछता था वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 डेज, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और हमें होता था 5 साल की बात कर रहे हैं, हमें 5 दिन बाद नहीं पता हम कहां पर होंगे। और उस समय ना जवाब सुनो सबके। आज भी मैं उस ग्रुप का पार्ट हूं, 48 लोगों की ट्रेनिंग थी, 48 तो मैं हो गया, 47 लोग आज भी वो हमारा ग्रुप है। और आज कई बार ना हम हंसते हैं उसके बारे में सोच के। कोई इंसान कह रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, कोई कह रहा है मैंने ये करना है वो करना है। उन्होंने क्या बोला था वर्सेस आज वो क्या कर रहे हैं, कई बार अपने जवाब सुन के हंसी आती है। और इससे पहले तुम मुझसे पूछो कि मैंने क्या बोला था, मैं बड़ी एक आंसर बड़ा सेट लेके गया था। कोई पूछता था व्हाट डू यू वांट टू बी, आईआरएस ऑफिसर। व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू बी ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, आई वांट टू बी ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल। बेस्ट आंसर, तालियां ऐसे बज जाती थी। मतलब बोलो चौड़ में बोलो, वाह वाह, दिस इज द कॉन्फिडेंस। कौन चेक करने आया, किया है नहीं किया। अच्छा एक बंदे ने तो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या बोल दिया था, व्हाट डू यू वांट टू बी, उसने बोला फाइनेंस मिनिस्टर।
कॉन्फिडेंस की हदें पार। तो उसने अगला क्वेश्चन पूछा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लिंक है? नहीं। तो कोई तुम्हें उठा के लेके आएगा कि हाँ भाई इलेक्शन हम जीत लेते हैं, तुम कहां हो जरा बताओ, लक्ष्मी नगर की गलियों में कहां घूम रहे हो, आओ तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाए। तो एक क्वेश्चन वो अलग बात है। अब मुझे बताओ रियलिस्टिक आंसर देना, ये ऐसे बेवकूफी वाला आंसर मत देना मेरे को आईआरएस ऑफिसर बनना है या ये करना है, जब हो जाएगा तब बात करेंगे। अभी बताओ सिंपल आंसर क्या करोगे सबसे पहले? जॉब। ठीक है जी, जॉब से क्या आती है? सैलरी। तो पहला हेड इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगला जॉब नहीं करनी तो क्या करोगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब प्रोफेशन। कोई किसी ने बोला हम करेंगे बिजनेस, क्योंकि हम शार्क टैंक से बहुत इंस्पायर्ड हैं। हर किसी को स्टार्टअप करना है, लोग नौकरियां छोड़े जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। मतलब थोड़े दिन पहले मुझे कोई कह रहा है यार तू स्टार्टअप क्यों नहीं कर रहा, मैंने कहा ये क्या कर रखा है। तो स्टार्टअप क्या होता है? कुछ अलग ही होता है क्या? मतलब जो चीज बेचनी हो वही स्टार्टअप होती है। तो ये स्टार्टअप ही है भाई अपना, ठीक है हम खुश हैं यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे या फिर प्रोफेशन? हमने दोनों का साथ एक ही हेड बना दिया। थर्ड लिख रहा हूं मैं क्योंकि मैं उसी सीक्वेंस में चल रहा हूं जिस सीक्वेंस में इनके सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में है। तो इसका नाम रखा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस करो या प्रोफेशन करो, अल्टीमेटली आपकी इनकम कहां जाएगी? इस हेड में। इस हेड को प्यार से बोलते हैं पीजीबीपी। प्यार से क्या बोलते हैं? पीजीबीपी। जब भी मैं बोलूं ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी प्यार से बोलेंगे, थोड़े दिन बाद नफरत होने लग जाएगी इस वर्ड से, क्योंकि आपका सबसे लेंथी चैप्टर यही है एंड इट इज क्वाइट नेचुरल। सबसे ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस कहां मिलेगी इनकम टैक्स में? पीजीबीपी में मिलेंगी। और ये मॉड्यूल 1 में नहीं है, मॉड्यूल 2 में है। ठीक है, मॉड्यूल 2 के अंदर है ये, अभी मॉड्यूल 1 के अंदर नहीं डाला मैंने। जो मंडे को आपको मॉड्यूल मिलेगा उसके अंदर ये हेड नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, तो पीजीबीपी। अच्छा और बताओ, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा या फिर डिविडेंड मिलेगा? इंटरेस्ट और डिविडेंड। चलो अभी मैं बताता हूं कहां करेंगे। और बताओ, और कोई तरह की इनकम आसपास लोगों को जनरेट करते देखी है? प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर से तो कमीशन ही मिलेगी। प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी के मालिक बनने की कोशिश करो ना, डीलर क्यों बन रहे हो? प्रॉपर्टी के मालिक है, सच्चा प्रॉपर्टी के मालिक है। ये जो प्रीमाइसेस है ये हमने रेंट पे ले रखा है। वो इंसान जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है वो कुछ नहीं कर रहा होगा इस समय, वो बैठा होगा। मैं 2.5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, वो सिर्फ बैठा होगा। महीने के एंड में फिर भी मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। सबसे बढ़िया इनकम जिंदगी में कौन सी इनकम? रेंटल इनकम। आलसी लोगों के लिए तो और भी बहुत बढ़िया इनकम, क्योंकि बिना कुछ करे महीने के एंड में क्या मिल जाती है? रेंटल इनकम। इसके लिए हमने हेड बना रखा है इनकम अंडर द हेड। अरे यार चल जाना, अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो कोई बढ़िया पेन बना देना यार, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट वालों से भी नहीं बना, शायद तुम बना दो। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में मेनली क्या आता है? रेंटल आता है। ठीक है जी। अच्छा और सोचो, और सोचो। जो इंटरेस्ट डिविडेंड है वो मैं बात कर लूंगा, उसको छोड़ के और सोचो और क्या कमा सकते हो। अदर सोच तो मैं बास में बोलूंगा ना, पहले तुम सस्पेंस क्लियर कर दो। सस्पेंस ये बना देते, ये वो लोग हैं जो सीरीज रात को देख लेते हैं बिंज वॉच करके, अगले दिन बाकियों को नहीं देखने दे रहे होते। हम सस्पेंस पहले ही बता देंगे किसने मारा था इसको। ये कोई बात है यार, मैं सस्पेंस बना रहा हूं, तुमने सस्पेंस रिवील कर दिया। अच्छा और क्या होगा? शेयर मार्केट। कोई कह रहा है शेयर मार्केट में डिविडेंड के अलावा आप मेनली क्यों इन्वेस्ट करते हो? कि शेयर खरीदेंगे और उसको क्या कर देंगे? बेच देंगे। ऐसी किसी ने जो प्रॉपर्टी डीलर बोला, असली में बोलने का मतलब यह था सर हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे और प्रॉपर्टी क्या कर देंगे? थोड़ा समय बाद बेच देंगे। कोई एसेट खरीद के उसको बेचना, अभी मैंने बोला कैपिटल रिसीट होती है। हम पूरी रिसीट को तो टैक्सेबल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली तुम्हारे कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे। इस कैपिटल गेन के लिए भी कोई अलग हेड बनाना पड़ेगा। यस, तो फोर्थ हेड क्या है? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इनकम अंडर द हेड, यूएच लिख रहा हूं मैं, अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या आएगा? कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप खरीदने के बाद बेचते हो और गेन पे बेचते हो तो उससे आने वाली इनकम कहां चली जाएगी? कैपिटल गेन। तो आप बोलोगे सर शेयर्स को बेचा, कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी बेची, कैपिटल गेन। गोल्ड बेचा, कैपिटल गेन। ज्वेलरी बेची, कैपिटल गेन। डिबेंचर्स खरीद के डिबेंचर्स बेचे, कैपिटल गेन। थिंक ऑफ एनी कैपिटल एसेट, उसको बेचोगे तो क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। तो यहां पे सारा वो गेन डाल दिया। अच्छा क्रिप्टो वाली इनकम आमतौर पे कहां जानी चाहिए? क्रिप्टो को खरीद के बेचोगे, बाय डिफॉल्ट कैपिटल गेन। ठीक है जी, ध्यान देना कैपिटल गेन में जो रिसीट होती है वो कैपिटल इन नेचर होती है, मगर क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर हमने उसे टैक्सेबल कर दिया है
तो वो रिसीट्स अब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल। बट अभी बाय डिफॉल्ट ये मत मान लेना हर चीज को बेचने पे जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन चैप्टर में जाके देखेंगे, जब तक कोई चीज कैपिटल एसेट नहीं है तब तक वो कैपिटल गेन नहीं आएगी। तो कैपिटल एसेट क्या होता है वो पढ़ना है, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं ना। कोई भी कैपिटल एसेट बेचोगे उससे आने वाला गेन कैपिटल गेन। और लास्ट में हम थक गए तो बाकी सारी इनकम हमने कहां रख दी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला नो बडी कैन इमेजिन द काइंड ऑफ इनकम्स यू कैन अर्न, क्योंकि इनकम के दायरा बढ़ता जा रहा है, हर कोई अलग अलग वे में अपना जुगाड़ करके पैसे कमा रहा है। तो हमने कहा अगर तुम पहले 4 हेड में ना आ पाए तो बाय डिफॉल्ट किस में डाल देंगे तुम्हें, इनकम अंडर अदर सोर्सेस। डिविडेंड पहले 4 हेड में कहीं पर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट कहां चला जाएगा, अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट पहले 4 हेड में कहीं पर नहीं है, बाय डिफॉल्ट कहां चला जाएगा, अदर सोर्सेस। अच्छा, बैंक भी इंटरेस्ट कमाता है, बैंक का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा? क्या एक इनकम हर किसी के लिए अदर सोर्सेज, हर किसी के लिए पीजीबीपी, हर किसी के लिए हाउस प्रॉपर्टी होएगी, या मेरे लिए कोई चीज किसी और हेड में हो सकती है, आपके लिए वो चीज किसी और हेड में हो सकती है? मैं एफडी पे इंटरेस्ट कमाता हूं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाता हूं, मेरा फुल टाइम काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैं फुल टाइम नहीं करता, मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है कहां जाएगा, अदर सोर्सेस। बैंक का फुल टाइम काम ही क्या होता है, पीछे से डिपॉजिट्स लेना, आगे लोन देना, लोन पे जो इंटरेस्ट आता है इंटरेस्ट इनकम, बैंक को अदर सोर्सेज में लेके जाना होगा या पीजीबीपी में, पीजीबीपी में। अच्छा, मेरे पास एक घर खाली पड़ा है, मैंने रेंट पे चढ़ाया, वहां से रेंटल इनकम आ रही है, मेरा फुल टाइम काम रेंटल इनकम कमाना नहीं है, मेरी इनकम कहां जाएगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लोगों के पास फुल टाइम काम ही होता है क्या है, 5-10 घर हैं उनके, रेंट पे चढ़ा रखे हैं और रेंटल इनकम आ रही है। डीएलएफ, गुड़गांव में बड़ी बड़ी कंपनीज बना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। आप में से कोई भी कभी गुड़गांव जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सारी डीएलएफ की हैं, और उन बिल्डिंग के अंदर कंपनीज और हैं कोई। तो डीएलएफ ने क्या कर रखा है, उन्हें किराए पे दे रखी हैं बिल्डिंग्स, फ्लोर वाइज किराए पे दे रखी हैं, और डीएलएफ की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रेंटल। तो मुझे बताओ, डीएलएफ के हाथ में रेंटल इनकम, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी या पीजीबीपी में जाएगी? तो कैन देयर बी अ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल विद रिगार्ड टू द हेड्स ऑफ इनकम? द आंसर इज यस। एंड इससे पहले कि आप मुझसे पूछते चलो सर ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, लेट मी टेल यू दीज आर योर 5 चैप्टर्स। सिलेबस मैंने कहा था ना डिफाइन करना है, तो आगे पढ़ना क्या है, 5 चैप्टर किस चीज के हैं, यही 5 हैं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, सीक्वेंस में चलता हूं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज वाले चैप्टर को मैंने अपनी बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल एक ही चैप्टर में देता है, मैंने अपनी बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अदर सोर्सेज पार्ट 1, अदर सोर्सेज पार्ट 2। कारण क्या है, पार्ट 2 में एक स्पेशल तरह की इनकम है, गिफ्ट इनकम। अगर जो मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, अगर मैंने किसी से गिफ्ट लिया तो वो गिफ्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, मगर उसके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि मेरे हिसाब से मैं पीजीबीपी और कैपिटल गेन के बाद में पढ़ाऊंगा। तो मेरा सीक्वेंस पढ़ाने का पता क्या होता है, पहले मैं सैलरी पढ़ाता हूं, फिर मैं हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं, हाउस प्रॉपर्टी के बाद मैं क्या पढ़ा देता हूं, अदर सोर्सेज पढ़ा देता हूं। पहले हाउस प्रॉपर्टी का क्या पढ़ाता हूं, अदर सोर्सेज। ऑल्दो सेक्शन के टर्म्स में अदर सोर्सेज बाद में आता है जो इनकम टैक्स एक्ट में, मगर मैं पहले अदर सोर्सेज पढ़ा देता हूं, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, और फिर अदर सोर्सेज का वो बचा हुआ हिस्सा पार्ट बी। तो मेरे 6 चैप्टर अपनी किताब के तो मैंने डिफाइन कर दिया आपके सामने। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जब ये सारी इनकम्स आ जाएंगी, इनको ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। जल्दी से मुझे बताओ, हमारा लेवी सेक्शन 4 में कहां पर आया था, टोटल इनकम पे आया था या ग्रॉस टोटल इनकम पे आया था? तो ये क्या है अभी, ग्रॉस। अच्छा, ग्रॉस को टोटल इनकम पे लाना है अगर, तो आप समझ सकते हो अब ऐड होगा कुछ या लेस होगा। अभी तक मैंने 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड करे, मेरी सैलरी, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, मेरा बिजनेस की इनकम, मेरी कैपिटल गेन और मेरी अदर सोर्सेज की इनकम ऐड कर दी, तो क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। प्यार से मैं इसको बोलूंगा जीटीआई। जीटीआई आ गई मेरी ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से कुछ लेस होता है, अभी आपको पहले मैं नाम लिखवा दूं, इसका नाम है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। सर चैप्टर 6A मतलब आपकी किताब का चैप्टर 6A, इनकम टैक्स का चैप्टर 6A। इनकम टैक्स में भी चैप्टर्स होते हैं, यस। मैंने बोला ना सेक्शंस को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, तो इनकम टैक्स भी क्या करता है, ताकि वो एक पहली बार पढ़ने वाले इंसान के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, वो कुछ सेक्शंस की ग्रुपिंग करके क्या बना देता है, चैप्टर्स बना देता है। वो सारे सेक्शन जो एक इशू के बारे में बात कर रहे हैं उनका एक चैप्टर बना दिया।
तो इनकम टैक्स के अंदर कुछ सेक्शंस हैं जिनको मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया, जिनका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 6 से, मतलब ओरिजिनली नहीं था इनकम टैक्स एक्ट में, चैप्टर 6 के बाद 7 था, बाद में डाले गए हैं ये सेक्शन। और ये सेक्शन वही हैं जो ब्रेक से पहले आप सुन के डर गए थे। 80C से लेकर 80U, फिर से नहीं बोलूंगा वो सारी लाइन तो भाई, क्योंकि मैं थक गया हूं, पानी भी खत्म हो गया मेरा। तो लाइन बताई थी सारी, वो सारी लाइन कहां पर आती है, इसके अंदर। तो मैं दो वर्ड्स यूज करूंगा बार बार, चैप्टर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A बोल दूं या डिडक्शंस अंडर 80C से 80U बोल दूं, बात एक ही है, ठीक है जी। 80C से 80U या चैप्टर 6 से 80C से 80U बेसिकली इनकम टैक्स के चैप्टर 6A के अंदर है। ये मेरी बुक का चैप्टर नहीं है, ये इनकम टैक्स का चैप्टर है, समझ जाना। कहीं बुक के अंदर चैप्टर 6 से ढूंढ रहे हो, जैसे वो हैरी पॉटर मूवी के बाद ना वो एक प्लेटफॉर्म था 9/3/4, हैरी पॉटर देखी है किसी ने? मेरे को लगा इंग्लिश समझना आती हो, ना देखी हो तुमने, हिंदी में डब्ड है, बता दूं तुम्हें। तो 9/3/4 पौने 10 वाला प्लेटफॉर्म, तो बच्चे देखते थे, मैंने भी पहला हैरी पॉटर देखा था तो बचपन में देखा था। तो होता क्या था, रेलवे स्टेशन जाके ढूंढ रहे होते थे, ये प्लेटफॉर्म 9 के बाद 10 कहां गया है, 9/3/4 कहां गया है। तो ये ऐसी ढूंढते मत रहना बुक के अंदर, चैप्टर 6 से इनकम टैक्स का है, मेरी किताब का नहीं है। अब अगला सवाल है, इन डिडक्शंस को लेस करने के बाद अपनी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी, और इस टोटल इनकम पे हम क्या लगा देंगे, अपनी टैक्स लगा देंगे। बट सवाल ये ऐसा क्या है जो ये लेस होता है? अभी तक तो हर चीज हम इनकम में ऐड कर रहे थे, अब लेस क्या हो रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगेन इसका पूरा चैप्टर है एक, अगला चैप्टर कौन सा होगा, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। बट इसमें क्या होगा, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मेरी 5 हेड्स ऑफ इनकम आपने ऐड कर दी, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये 5 हेड्स ऑफ इनकम निकाल रहे होगे तो यहां पर कुछ हेड्स ऑफ इनकम ने तो इनकम बताई रखी होंगी, ठीक है जी, बाकी जगह बाय डिफॉल्ट लॉजिक लगा रहे होगे, रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। अच्छा कोई इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो क्या करोगे, क्या उनको इन 5 हेड में जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? जब जीटीआई निकाल रहे हो 5 हेड्स है, अगर मैंने आपको कोई इनकम बता दी, एग्रीकल्चर इनकम, लेट्स से मेरे पास 1 लाख की एग्रीकल्चर इनकम है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम जीटीआई में जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? जोड़ेंगे ही नहीं। तो एग्जेम्पशंस अलग होती हैं। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, ठीक है वो तुमने पैसा कमाया है, बट जब टैक्सेशन पर्पस के लिए जीटीआई निकालोगे तो एग्जेम्प्ट इनकम ऐड ही नहीं होगी, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट इनकम साथ साथ ध्यान रखने वाली होगी। अगर हमारे 6 चैप्टर मैंने बता दिए 5 हेड्स ऑफ इनकम पे है, तो एक चैप्टर एग्जेम्पशन के ऊपर भी है, क्योंकि एग्जेम्पशन मेरे को आपको पहले ही पढ़ानी पड़ेगी। जो चीजें एग्जेम्प्ट हैं उन्हें गलती से भी जीटीआई में ऐड ही मत करना, ठीक है जी। तो जीटीआई निकाल दी, इसके अंदर हमारी सिर्फ टैक्सेबल वाली इनकम्स होंगी, एग्जेम्प्ट इनकम्स हमने ऑलरेडी क्या कर दी है इसमें से बाहर। अब ये उसके अलावा ये क्या है लेस करने वाला, मान लो आपने अपनी सारी टैक्सेबल इनकम ऐड करी और साल में आपकी जीटीआई आई कितनी, 10 लाख रुपए। आइडियली टैक्स जीटीआई पे लगना चाहिए था, जब ओरिजिनली इनकम टैक्स एक्ट आया था टैक्स किस पे लगता था, जीटीआई पे। फिर सरकार ने मुझे बोला संचित ग्रोवर तुमने 10 लाख रुपए कमाए, मैंने कहा 10 लाख रुपए कमाए। उन्होंने कहा लाइफ इंश्योरेंस लिया है कभी जिंदगी में? मैंने कहा क्या करना लाइफ इंश्योरेंस लेके, कोई जरूरत ही नहीं है लाइफ इंश्योरेंस की, जब तक जी रहे हैं बढ़िया चल रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो आमतौर पर लोग यही अप्रोच लेके चलते हैं। ये तो कोविड ने सबको डरा दिया, सबने इंश्योरेंस ले लिए, वो अलग बात है। मैंने भी 2020 में लिया अपना लाइफ इंश्योरेंस, हम भी पहले चिल घूम रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस हमें क्या जरूरत, बाद में लेंगे। तो फिर जब कोविड के बाद ऐसा लगा कि हाँ पहली बार जिंदगी में लगा कि कुछ दिन रह गए हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन में तो ऐसे लग रहे थे बस वायरस आ ही रहा है हमारे घर तक, जब जितने दिन जीने खा पी के खा लो, जितना खाने खा सकते हो खा लो। तो लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने कहा ले लो। अच्छा सरकार को मेरे लाइफ इंश्योरेंस लेने से क्या मिल जाएगा, सरकार क्यों चाहती है मैं लाइफ इंश्योरेंस ले लूं? मैंने कहा सरकार को मैं लाइफ इंश्योरेंस लूंगा, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर सरकार कह रही है प्लीज ले लो। सरकार को फायदा यह है कि हर इंसान के पास अपना लाइफ इंश्योरेंस होगा, तो पहली बात डिपेंडेंट लोग नहीं होंगे, तो आत्मनिर्भर भारत जो बनाना है वो बन जाए। मतलब अगर कोई इंसान की मान लो बाई चांस डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स का ध्यान अल्टीमेटली सरकार को रखना पड़ता है ना, थ्रू सब्सिडी वगैरह। जितने भी ये हैं, मान लो एक पर्सन कोई ऑर्फन है, मान लो कोई ओल्ड एज होम के अंदर सीनियर सिटीजन रह रहे हैं जिनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, अल्टीमेटली अगर उनका कोई भी नहीं है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है, गवर्नमेंट पे आ जाती है ध्यान रखने का। तो गवर्नमेंट अपने सोशल बेनिफिट का कम से कम खर्चा करना पड़े, गवर्नमेंट चाहती है सारे देश में लोग क्या करें, लाइफ इंश्योरेंस कराएं। तो गवर्नमेंट कह रही है लाइफ इंश्योरेंस करा लो। मैंने कहा 50,000 रुपए का प्रीमियम है साल का, कौन देगा? उसने कहा मैं तो नहीं दूंगी, ऑब्वियसली देना तो तुम्हें ही पड़ेगा, बट एक स्कीम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा बताओ। वो कह रहे हैं तुम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा करो, ऑब्वियसली 10 लाख में से करोगे, हम ना
तुम्हारा टैक्स 10 लाख पे नहीं लगाएंगे, कितने पे लगा देंगे? 9 लाख। तो सरकार मेरे को फोर्स नहीं कर सकती, डेमोक्रेसी है, मगर सरकार मुझे एनकरेज कर सकती है, परसुएड कर सकती है। तो वो सारे खर्चे जो सरकार चाहती है आप करो, उनको उन्होंने कहां पे नोटिफाई कर दिया? एटीसी से एटीयू। जो सरकार चाहती है आप करो। आप खाने पीने का खर्चा कर रहे हो, सरकार चाहती है करोगे ही करोगे। आप घूमने फिरने पे खर्चा कर रहे हो, सरकार चाहती है। आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो, आप लैपटॉप खरीद रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, क्या वो एटीसी से एटीयू में होंगे? नहीं, यहां पर वो खर्चे होंगे जो सरकार चाहती है कि आप करो। यदि वो खर्चे जो आप करते हो, जो सरकार ने एटीसी से एटीयू में लिख रखे हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? आपकी इनकम से लेस हो जाएंगे और आपका टैक्स बाकी इनकम पे लगेंगे। जैसे मैंने बोल दिया लाइफ इंश्योरेंस, सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाओ। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो 10,000 रुपए का, तो आपकी इनकम 9.5 भी नहीं, कितनी हो जाएगी? 9,40,000 हो जाएगी। और सुनो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदो, आपने 60,000 के म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, इन्वेस्ट कर दिया पैसा, सरकार को क्या फायदा होगा? अगर हर इंसान म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, कंपनीज को जो आईपीओ में पैसा चाहिए होता है वो लोगों से ही मिल गया, तो देश में कंपनी ग्रो करेंगी तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी। तो आपका म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। सारे लोग अपने घर में तिजोरी में पैसा मत रखो, म्यूचुअल फंड में डालो। जितना पैसा डालोगे हम आपको रिडक्शन दे देंगे, 8-80 कर देंगे। फिर उन्होंने बोला एफडी करा लो। मैंने कहा 6 महीने की, कह रहे नहीं 5 साल की एफडी करा लो। 5 साल तक तुम पैसा कमिट कर दोगे बैंक को, तो बैंक को 5 साल के लिए पैसा मिल गया, बैंक आगे लोन देगा, लोन देगा तो इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा, इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी और सबका भला होगा। तो तुम्हारा 5 लाख की, तुम 5 साल की एफडी करा दो, मैंने 40,000 की, हम आपकी इसको क्या कर देंगे? 8,40,000। तो बेसिकली सरकार ने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, कुछ खर्चे, कुछ इन्वेस्टमेंट। अगर वो खर्चे और इन्वेस्टमेंट जो चैप्टर 6 में लिखे हैं वो आप करते चले जाओ, तो टू दैट एक्सटेंट आपकी इनकम कम होती जाती है। इसलिए जीटीआई के बाद हम क्या निकालते हैं? टोटल इनकम। टैक्स जीटीआई पे नहीं लगता, किस पे लगता है? टोटल इनकम। अच्छा, मैंने कोई एटीसी से एटीयू वाला कोई भी खर्चा नहीं किया। मैंने कहा क्या करना है, ये वाली चीजें करके हम अपना मौज कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, रेस्टोरेंट वगाओ, घूमो फिरो, वो सब एटीसी में ऑब्वियसली नहीं होगा। तो मेरी जीटीआई भी 10 लाख होगी और मेरी टोटल इनकम भी क्या होगी? 10 लाख होगी। और अगर जो जो सरकार ने चीजें बताई हैं वहां मैं कंट्रीब्यूट करता जाऊं, वहां मैं इन्वेस्ट करता जाऊं, खर्चा करता जाऊं, तो मेरी टू दैट एक्सटेंट क्या होती जाएगी? इनकम कम। अच्छा, अनलिमिटेड लिमिट होगी या यहां पर सरकार ने कोई मैक्सिमम लिमिट लगा रखी होगी हर सेक्शन में? जितना मर्जी म्यूचुअल फंड में डालो उतना कम कर देंगे, या एक लिमिट होगी? लिमिट होगी। जितना मर्जी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो डिडक्शन मिल जाएगी, या लिमिट होगी? लिमिट होगी। तो हर सेक्शन हमें पढ़ना है। ये हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या हो गया? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो अभी तक बताओ कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं? सिलेबस डिफाइन हो रहा है हमारा साथ साथ। यहां पर हमारे पहला चैप्टर होगा एग्जेम्पशन, ठीक है जी। इनफैक्ट आपकी आईसीआई की स्टडी मैट में एग्जेम्पशन का एक ही चैप्टर है, मैंने एग्जेम्पशन के भी 2 चैप्टर बना दिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है एग्रीकल्चर इनकम। मैंने एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर ही अलग बना दिया। तो एग्जेम्पशन के 2 चैप्टर है मेरे। चैप्टर नंबर 3 है एग्रीकल्चर इनकम, चैप्टर नंबर 4 है अदर एग्जेम्पशंस, ठीक है जी। फिर अगले 5 हेड्स ऑफ इनकम के कितने हो गए हमारे? 5 चैप्टर होने चाहिए थे, मैंने 6 बना दिए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद अदर सोर्सेज पार्ट 1, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेज पार्ट बी। फिर अगला चैप्टर कौन सा हो गया? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। अच्छा, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से हमें 5 हेड के बाद पढ़ना चाहिए या पहले पढ़ लें? आइडियली सीक्वेंस में चलो तो बाद में पढ़ना चाहिए, मैं पहले बाद में पढ़ाता था। मगर आईसीआई मैंने आपको बोला पास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे देता है, अलग अलग चैप्टर के या मिक्सिंग करके। तो दिक्कत ये आती थी कि सैलरी में पास्ट ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, बच्चा कह रहा है यहां तक तो ठीक है, आगे का क्या करूं? मैं कहता था रुको, हम वेट करो, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, पिछले 5-6 अटेम्प्ट से मैं क्या करता हूं? डिडक्शंस पहले ही पढ़ा देता हूं। तो आपका चैप्टर नंबर 5 डिडक्शंस है, चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्पशंस, चैप्टर नंबर 5 जो कि मुझे लास्ट में पढ़ाना चाहिए था वो मैं पहले पढ़ा रहा हूं, डिडक्शंस। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे सारे उसमें कोई ना कोई डिडक्शन मिला रखी होगी हमारे आईसीआई ने, तो हम डिडक्शन पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 सैलरी, चैप्टर नंबर 7 हाउस प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 8 अदर सोर्सेज पार्ट ए, चैप्टर नंबर 9 पीजीबीपी, चैप्टर नंबर 10 कैपिटल गेन, चैप्टर नंबर 11 अदर सोर्सेज पार्ट, और फिर आ गई हमारी टोटल इनकम। अच्छा, अब बताओ लेवी ऑफ टैक्स किस में हुआ? टोटल इनकम पे। इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। सर टैक्स निकालना भी तो नहीं आता, वो चिंता मत करो, वो इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, वो इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल, 5-10 मिनट है मेरे पास, कोई नहीं, पानी पी लेता हूं यार, 5-10 मिनट में पता चले बोलते बोलते गला खराब।
जो जाके इन बी से जो प्रॉफिट मिलेगा करण आपका क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, एक बार फिर से डिफाइन कर दो क्वेश्चन को। हाँ, तो अब मेरा ये सवाल है, अभी तक हम बात कर रहे थे इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम पीजीबीपी, कैपिटल गेन। क्या लॉस नहीं हो सकता? क्या लॉस नहीं हो सकता जिंदगी में? हो सकता है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, स्कीम सुनो। अगर मैंने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाया तो मैं सरकार को टैक्स दूंगा, ठीक है जी। और अगर मैंने बिजनेस के अंदर लॉस कमाया तो सरकार मुझे टैक्स देगी। यस और नो? स्कीम अच्छी नहीं लगी? सरकार को बोल के तो देखो स्कीम, सरकार को सीधा बोलो ना टिट फॉर टैट। अगर मैंने प्रॉफिट कमाया तो तुम मुझसे टैक्स ले रहे हो, तो अगर मैंने लॉस कमाया तो तुम मुझे टैक्स दो। आइडिया ऐसा होना चाहिए, सरकार कहेगी दफा हो जाओ यहां से। अगर लॉस हुआ हम थोड़ा देंगे तुम्हें, अगर ऐसा लॉस पे तुम्हें कुछ मिलने लग जाता, सारे लोग ही लॉस मेकिंग बिजनेस खोल के बैठ जाते। फिर शार्क टैंक में लोग आके बोलते हैं ना मेरा मंथली प्रॉफिट 5 लाख है, शार्क बोलते हैं लॉस करके आता तो बात थी, क्योंकि लॉस के ऊपर सरकार वापस पैसे देती है। क्या लगता है लॉस करने में सरकार आपको पैसे देती होगी? नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरा बिजनेस में 1 लाख का लॉस हो गया, अब मुझे सरकार हद से हद क्या देगी? दिमाग लगाओ। सब्सिडी। सब्सिडी तो वही हो गया ना, पैसा दे दिया, तो वही तो हमने डिस्कस किया, सरकार कुछ नहीं देगी। अगर मुझे लॉस हो रहा है, सरकार हद से हद इनकम टैक्स में क्या देगी? नेक्स्ट में। चलो ठीक है, और बताओ। डिडक्ट। ऐसा हो सकता है, पहली बात तो मेरी एक बिजनेस, मेरे 2 बिजनेस हैं, बिजनेस 1 बिजनेस 2। बिजनेस 1 में 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और बिजनेस 2 के अंदर 1 लाख का लॉस हो रहा है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे यार चलना है। हाँ जी, बिजनेस 1 में 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस 2 में 1 लाख का लॉस हो रहा है। तो अब मैं 1 लाख पे ऑब्वियसली सरकार से टैक्स तो नहीं मांग सकता, बट मैं सरकार को कहूंगा हद से हद इतना ही कर दो। अब मेरी इनकम में 5 लाख मत जोड़ो, कितना जोड़ो? 4 लाख। यानी मैथमेटिक्स में जैसे नेगेटिव वाली फिगर पॉजिटिव वाली फिगर का सेटअप हो जाती है, यही कर पड़ेगा ना, नेगेटिव नंबर्स पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, तो वैसे ही मेरे 1 लाख को सेट क्या कर दो? 5 लाख से एडजस्ट कर दो। इसके लिए जो लीगल वर्ड यूज होता है वो होता है सेट ऑफ। यानी लॉस करने पर आपको सरकार कुछ देती नहीं है, सरकार आपको आपके लॉस को सेट ऑफ करने देती है किसी इनकम से। और जीटीआई जब निकालते हैं, अब ये सेट ऑफ कब चैप्टर 6 से में करेंगे या ये जीटीआई निकालते समय ही करेंगे? जीटीआई निकालते समय ही करेंगे, क्योंकि जीटीआई में 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ रहे हो ना, तो जो भी पॉजिटिव इनकम है और जो भी नेगेटिव इनकम है उनको आपस में क्या करते चलो? सेट ऑफ। अच्छा, सेट ऑफ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ और एक होता है इंटर हेड सेट ऑफ। जल्दी से बताओ, जो मैंने ऊपर किया वो इंट्रा हेड सेट ऑफ था या इंटर हेड सेट ऑफ था? इंट्रा था, क्योंकि बिजनेस 1 और बिजनेस 2 सारे बिजनेस की इनकम कहां जाती है? पीजीबीपी में। आपके पास 5 बिजनेस हैं, पांचों बिजनेस की इनकम कहां जाएगी? पीजीबीपी। तो अगर 5 में से 3 बिजनेस प्रॉफिटेबल हैं, 2 बिजनेस लॉस मेकिंग हैं, तो उन 2 का लॉस जब उन 3 से सेट ऑफ होगा तो वो एक ही हेड में हो रहा है। सेम घर के अंदर जो भी कर रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं, सेम हेड में कर रहे हैं। जब घर के अंदर झगड़ा सुलझाओ उसे बोलते हैं इंट्रा हेड। अपने घर के अंदर अंदर ही सेट ऑफ कर दिया, इंट्रा हेड। अच्छा, ऐसा हो सकता था कि लॉस 5 लाख का था, प्रॉफिट 1 लाख का था, उल्टा भी हो सकता है। तो हद से हद इंट्रा हेड सेट ऑफ, इंट्रा मतलब उस हेड के अंदर, हद से हद इंट्रा हेड सेट ऑफ कितना होता? 1 लाख। फिर भी 4 लाख का लॉस रह जाता, 1 लाख खत्म हो गया पूरी की पूरी इनकम। अब पीजीबीपी की इनकम मेरी तरह एक तरह से निल हो गई, 4 लाख का लॉस अभी भी बच गया। फिर मैं क्या करता? फिर मैं अपने घर से बाहर निकलता, बाकी घरों में झांक झांक के देखता, क्या हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम है, क्या सैलरी में कोई इनकम है, क्या कैपिटल गेन में है। अगर मिल जाती, मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में 10 लाख की रेंटल इनकम आ रही है, तो फिर मैं क्या करता? जीटीआई निकालते समय मैं पीजीबीपी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी से क्या कर देता? सेट ऑफ। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर हेड सेट ऑफ। पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ करो, उसके बाद क्या करो? इंटर हेड सेट ऑफ करो। अच्छा, ऐसा हो सकता है सर हाउस प्रॉपर्टी की भी ना सिर्फ 2 लाख की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी भी कितनी इनकम है? 2 लाख। यानी इंट्रा से भी काम चलाया, इंटर हेड सेट ऑफ भी किया, फिर भी लॉस बच गया। अब मेरा जीटीआई कितना होगा? -2 लाख, या जीटीआई को 0 कर दूं? जीटीआई 0, क्योंकि अब टैक्स निकालने के लिए हमें जीटीआई चाहिए होती है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? अपनी जीटीआई को 0 कर दूंगा, निल। जीटीआई निल, तो ऑब्वियसली टोटल इनकम भी क्या हो जाएगी? निल। टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 0। अब इस 2 लाख का क्या करूं, जो इस साल ना तो इंट्रा हो पाया ना ही इंटर हो पाया? क्या करूंगा? कैरी फॉरवर्ड।
इसको आगे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। तो सरकार आपको लॉस का रिफंड नहीं देती, मगर सरकार कहती है सेम ईयर में इंटरहेड सेट ऑफ कर लो, उसके बाद सेम ईयर में क्या कर लो, इंटरहेड सेट ऑफ कर लो। और यहां पर भी बात नहीं बनी क्योंकि आपकी कोई इनकम थी नहीं, और या थी तो कम थी, तो कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल ले जाओ। अब अगले साल क्या होगा, 2 लाख अगले साल ले गया मैं, अगले साल फिर से कोई ना कोई इनकम होगी, तो अगले साल की इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे, जो प्रिसाइसली किसी ने जवाब दिया था कि सर अगले साल कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। तो व्हेनेवर यू हैव लॉसेस अंडर इनकम टैक्स, देयर आर 3 थिंग्स दैट यू कैन डू, इंट्राहेड सेट ऑफ, इंटरहेड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सर ये तो आपने बता दिया, चैप्टर डन। नहीं, क्या लगता है किसी भी इनकम को किसी के साथ भी सेट ऑफ करना इनकम टैक्स अलाउ करेगा या यहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाएगा? अगर कोई भी चीज किसी से भी सेटअप हो जाती तो बात ही खत्म हो जाती ना। जैसे कि एक रेस्ट्रिक्शन मैं बता दूं, पीजीबीपी के लॉस को सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और वैसे न्यूज में बताऊं, जो बजट में जो नया क्रिप्टो पे टैक्स आया है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बाय द वे, उसके अंदर आपने अगर नॉलेज गेन करी हो, हर कोई ये कह रहा है, मीम्स भी बने हैं इस पे, तुम्हारी इनकम हमारी इनकम, हमारा लॉस किसी का भी लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो पे अगर इनकम कमाओ तो सरकार आ जाएगी टैक्स लेने, मगर क्रिप्टो पे लॉस होगा तो सरकार कहेगी उस लॉस का कुछ नहीं होगा। ये जो लॉस का कुछ नहीं होगा, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट थिंग, दैट इज रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्या कुछ लॉसेस पे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? यस। कुछ के ऊपर इंट्राहेड क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन है, कुछ के ऊपर इंटरहेड है, कुछ के ऊपर कैरी फॉरवर्ड में रिस्ट्रिक्शन है। और इस सारी रिस्ट्रिक्शंस पढ़ने के लिए हमारा एक और चैप्टर तैयार हो गया। जल्दी से बताओ नाम रख देते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। चैप्टर नंबर कहां तक पहुंच गए थे हम? चैप्टर नंबर 11 तक पहुंच गए थे ना। चैप्टर नंबर 13, 12 बाद में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 13 हमारी किताब के अंदर कौन सा है? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। अच्छा, एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है, उसने पूछ लिया, तुम्हारे तो शक्ल पे लग रहा है कि हम कोई डाउट पूछने वाले नहीं है, हमें बस जाने दो। डाउट यह है कि अगले साल भी अगर कोई इनकम ना हुई तो फिर क्या होगा? तुमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अगले साल भी नहीं हुई, फिर क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। उससे अगले साल भी नहीं हुई तो क्या होगा? वो कह रहे हैं बिजनेस नहीं, बाकी भी तो हो सकती हैं। लॉस हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, स्टार्टअप्स को तो हमेशा से ही लॉस हो रहे हैं। आज भी फ्लिपकार्ट लॉस में है, आज भी अमेजन लॉस में है, जोमेटो लॉस में है, पेटीएम लॉस में है, इसको अपने आप को स्टार्टअप बोलते हैं, सारे लॉस में है, और अगले 5 साल भी ये लॉस में है। तो आप कहो कि बंद कर दो बिजनेस, फिर तो पेटीएम बंद करा देते हैं। तो बताओ क्या करेंगे? एक मैक्सिमम लिमिट रखनी चाहिए या इनफाइनाइट समय तक कैरी फॉरवर्ड करने दें? एक मैक्सिमम। तो किसी ने डाउट पूछा कि अगले साल क्या करेंगे, तो क्या करेंगे? एक मैक्सिमम लिमिट लगा देंगे, जो कि आमतौर पे क्या होती है? 8 साल, 8 ईयर्स होती है। कुछ जगह 4 साल होगी, कुछ जगह इन्फिनिटी भी होगी। अभी बाय डिफॉल्ट बता दिया कितना होता है? 8 साल। तो अब हमारे चैप्टर्स एक बार बता दो और आज की क्लास खत्म करते हैं। चैप्टर 2 नहीं बताया, मैं बता नहीं पाया, अब मैं ओवर टाइम में नहीं जाना चाहता, कल की क्लास में बता दूंगा। चैप्टर 1 तो भाई हम कर रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली, ठीक है जी। और साथ साथ अब नेक्स्ट क्लास से हमें क्या करना शुरू करना है? टैक्स लायबिलिटी। बाकी चैप्टर 1 के अंदर हम टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखेंगे। चैप्टर 2 में आपको बता ना सका, 5 मिनट दोगे तो मैं बता दूंगा, मगर साहिल सर की क्लास लेट हो जाएगी, वो मुझे बोलेंगे, तो ये रहने देता हूं अभी। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमारे कौन से हैं? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या होती है मैंने बता दिया, लेवी तो आया मगर हमने से क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। आईसीआई स्टडी मेट में एक ही चैप्टर है, मैंने 2 बना दिए, चैप्टर 3 एग्रीकल्चर इनकम, चैप्टर नंबर 4 अदर एग्जेम्पशन। चैप्टर नंबर 5, इससे पहले कि हम 5 हेड्स पढ़े मैंने डिडक्शंस डाल दी, तो चैप्टर नंबर 5 क्या हो जाएगा? चैप्टर 6A की डिडक्शंस, 80C से 80U, वो सारे जो सेक्शन मैंने एक ही सांस में बोले थे, ब्रेथलेस, वो सारे सेक्शन। चैप्टर नंबर 6 इनकम अंडर द हेड सैलरी। चैप्टर नंबर 7 इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 8 अदर सोर्सेस पहले डाल दिया है, अदर सोर्सेस का पार्ट ए, एंड ऑफ मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 यहां तक आएगी, फिर मॉड्यूल नंबर 2 मिलेगी आपको थोड़ी देर बाद। चैप्टर नंबर 9 बोलो कौन सा होगा? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चैप्टर नंबर 10 कौन सा होगा? कैपिटल गेन। और चैप्टर नंबर 11 कौन सा होगा? बचा हुआ अदर सोर्सेज। इन सबको ऐड कर दोगे तो जीटीआई आ जाएगा। चैप्टर 6 की डिडक्शन पढ़ ली है। चैप्टर नंबर 12 क्या होगा बाद में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 13 क्या आ जाएगा? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। यानी जीटीआई निकालते समय अगर लॉस है तो उस लॉस को किस तरह से इंट्राहेड, इंटरहेड या कैरी फॉरवर्ड करना है, वो यहां पर हो जाएगा। सर हमारा चैप्टर क्या सिलेबस खत्म हो जाएगा? नहीं, एक और चैप्टर है, रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के भी तो होंगे ना, किसको रिटर्न फाइल करनी होती है, किसको नहीं होती। एक वो चैप्टर आ जाएगा और 2 छोटे छोटे चैप्टर और होंगे जो आज नहीं बता सकता, वो बाद में बताऊंगा। टोटल 16 चैप्टर्स होंगे आपके। ठीक है जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से अपना सिलेबस शुरू करेंगे। तो 2 क्लास तक तो एवं ही चल रहा था अभी तो।
अभी सिलेबस कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। सी यू ऑन मंडे, बाय बाय। डिडक्शन बताई थी आपने, वो जितना पैसा उसमें लगा रहे हैं वो करेंगे, जितना एडिशन कमा रहे हैं वो माइनस करेंगे। समझ नहीं आया आपका, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपका डाउट लेता हूँ पहले, इनको एक बार पैकअप कर दूं। हाँ भाई लाइव वालों, पहले आप बताओ कोई डाउट रह गया? मेरा डाउट नहीं पता चला। करण आपका डाउट मैं पीछे जाके देखता हूँ। सर कल को जाके इंस्टेप एफडी पे एलआईसी पे जो प्रॉफिट्स मिलेंगे उन पे टैक्स नहीं देना होगा। करण आपका डाउट आगे एड्रेस हो जाएगा, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ ना। तो एफडी का वो जो लास्ट में मैच्योरिटी पे पैसे मिलेंगे उसमें जो इंटरेस्ट होगा, लाइफ इंश्योरेंस में जो लास्ट में पैसा होगा उस पर वो इनकम मानी जाएंगी। ये तो एफडी जब जिस साल कराई उस साल डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और कोई डाउट, किसी को डाउट हो तो बताओ, खत्म करूं फिर? चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।